सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी CCSU MSU की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इस सब्जेक्ट की 23वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिंग तथा शिक्षा के सिद्धांत। तो जेंडर एंड एजुकेशन, शिक्षा हम देते हैं बच्चों को, दो जेंडर हमें मिलते हैं। अब जेंडर के अकॉर्डिंग शिक्षा किस तरह की देनी चाहिए, किसी एक जेंडर को दिक्कत आ रही है शिक्षा देने में या उससे संबंधित कुछ समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे करना होगा, इसके संबंध में कुछ सिद्धांत हैं। मुख्य तौर पर 4 सिद्धांत हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग में आता है। आपके लॉन्ग में आएगा आपके कि जेंडर तथा शिक्षा के सिद्धांत या जेंडर से संबंधित सिद्धांतों की चर्चा कीजिए या फिर नारीवाद के कुछ सिद्धांतों के बारे में बताइए। ये नाम आएंगे आपके पेपर में, कौन कौन से सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। पहले 2 सिद्धांत इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों ही लॉन्ग में आ जाते हैं। या तो चारों पूछ लेंगे, चारों कम पूछता है पेपर वाला आपके। पहले 2 ये जो सिद्धांत हैं ये ज़्यादा पूछता है। तब जेंडर तथा शिक्षा के विभिन्न सिद्धांत, थियरी ऑफ जेंडर एंड एजुकेशन। अब जेंडर के अकॉर्डिंग हम जो एजुकेशन बच्चों को देंगे उसमें जो समस्याएं वगैरह आती है उनका समाधान वगैरह कैसे करना, उन चीज़ों के बारे में ये सिद्धांत है, जिसे हम नारीवादी सिद्धांत भी बोल देते हैं, नारीवादी शिक्षा से संबंधित सिद्धांत भी बोल देते हैं। पेपर में आपके क्वेश्चन आता है नारीवाद के कुछ प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कीजिए, उसमें नाम आएगा कि नारीवाद के निम्न 2 सिद्धांतों की चर्चा कीजिए शिक्षा से संबंधित। तो समाजीकरण सिद्धांत, जेंडर अंतर सिद्धांत, संरचनावादी या रचनावादी सिद्धांत, विखंडन सिद्धांत, ये 4 सिद्धांत हैं। पहले 2 सिद्धांत तो आपको रट देने हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर ये दोनों ही आते हैं कि निम्न सिद्धांतों की चर्चा कीजिए विस्तृत रूप से। पहले 2 ऑप्शन आएंगे, पहले 2 सिद्धांत आपके आ जाएंगे, ये वाला और ये वाला। उसके बाद ये जो 2 हैं ये कम आते हैं ये भी हल्का सा, इन्हें भी आप पढ़ लेना। तब एक एक करके इन सिद्धांतों की बात करेंगे। अब देखो ये सिद्धांत क्या है, ये ऐसे सिद्धांत है जो आपको बताते हैं कि हमें बच्चों मतलब लड़कियों और लड़कों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। लड़कियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, लड़कियों को हम अलग अलग मान रहे हैं शिक्षा में, वो सब हमें कैसे खत्म करना है, उसका समाधान कैसे करना है, इन सब के संबंध में ये सिद्धांत है। मतलब जो हम जेंडर के आधार पर अपनी शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं वो कैसे करनी चाहिए, कैसे कैसे समस्याओं का समाधान उसका होगा, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, उससे संबंधित ये सिद्धांत है। इस वजह से इन्हें हम बोल देते हैं जेंडर तथा शिक्षा के सिद्धांत। अब सबसे पहला सिद्धांत है हमारा समाजीकरण सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, समाजीकरण सिद्धांत क्या होता है। समाजीकरण सिद्धांत ये कहता है कि देखो लड़कियां लड़कों के मुकाबले कम पढ़ रही हैं, स्कूल में कम आ रही हैं, लेकिन जो स्कूल में आ रही है में भी जो परफॉर्मेंस दिखा रही है वो लड़कों से कम दिखा रही है। क्यों दिखा रही हैं? समाजीकरण सिद्धांतकार ये कहते हैं कि हम लड़कियों के दिमाग में ये बात बैठाते हैं कि आप लड़कों से निम्न हैं, आप लड़कों के बराबर नंबर नहीं ला सकती, आपकी जो परफॉर्मेंस है लड़कों के बराबर नहीं हो सकती। हम एक जो टीचर है उस माता पिता हैं बार बार ये बात लड़की के सामने रखते हैं। जैसे अगर गणित का वो आया हमारा कोई टर्न, गणित के सब्जेक्ट की बात हुई तो टीचर क्या कहेगा, अच्छा गणित का सब्जेक्ट है, लड़कियों से तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर सकते गणित में क्योंकि ये तो गणित है। अब लड़कों तुम ही देख लेना, ये गणित है, थोड़े अच्छे नंबर ले आना। साइंस है, अब देखो ये केमिस्ट्री है, लड़कियों के तो समझ में आएगा नहीं क्योंकि लड़कियों की समझ में केमिस्ट्री नहीं आता। लड़कों तुम अच्छे से केमिस्ट्री में अच्छे नंबर ले आना। तो इस तरह से हम लड़कियों को बताते हैं कि ये सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है, ये सब्जेक्ट आप इन सब्जेक्ट्स में आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सकती। तो वो बात लड़कियों के दिमाग में जाकर साइकोलॉजिकली बैठ जाती है। लड़कियां भी ये सोचने लगती है ये मैथ है, इसे देखकर तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, क्योंकि लड़कियां मैथ नहीं पढ़ सकती। आजकल कोई इंटेलिजेंट लड़की मैथ में आज तक नहीं निकली है, तो मैं निकल के क्या करूँगी। इस वजह से लड़कियों की परफॉर्मेंस पढ़ाई में कम रह जाती है, उनमें पढ़ाई में कम अच्छी अचीवमेंट उपलब्धि नहीं प्राप्त कर पाती, लड़कियां में कम उपलब्धि प्राप्त करती हैं और उनका विकास अधूरा रह जाता है। तब समाजीकरण सिद्धांतकार क्या कहते हैं, हमें लड़के और लड़कियों को एक मानना चाहिए। बिल्कुल अपने दिमाग में ये बात बैठा लेनी चाहिए, लड़के और लड़के एक हैं, एक जैसी स्थिति उनके लिए पैदा करो, एक जैसी शिक्षा उन्हें प्रदान करो, एक जैसी बातें उन्हें बताओ, किसी भी तरह की कोई भेदभाव उनमें मत करो। ये कहते हैं हमारे समाजीकरण सिद्धांतकार। हम भेदभाव करेंगे, वे भेदभाव जाकर लड़कियों के दिमाग में बैठ जाते हैं और उन साइकोलॉजिकली में बैठ जाते हैं और उस प्रभाव से लड़कियां जो उनकी जो एबिलिटी है अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर पाती।
इस बात को अगर हम अपने जनरल समाज में देखें तो ये ऐसे हो सकता है, हम लड़कियों को कहते हैं कि तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती, जो लड़की घर से बाहर निकलती है वो अच्छी नहीं मानी जाती, चरित्र खराब है उसका। तो आपने देखा होगा जब बार बार हम ये लड़कियों को ये बातें बताते हैं, तो अगर लड़कियों की कोई एक सहेली चली जाती है घर से बाहर या सर पे पल्लू वगैरह नहीं रखती, तो लड़कियां ही बैठकर आपस में बात करती है, उसका तो चरित्र खराब है, वो तो ऐसे ही बाहर चली गई थी बिना किसी से पूछे। क्यों करती है वे? उन्हें पता, ये चीज़ तो उन्हें पता ही नहीं सही गलत क्या है, उनके दिमाग में बैठा दी गई है ये बात कि अगर वो बाहर जाएगी तो वो खराब है। इसी तरह से ऐसे यहाँ पर है, हमारी क्लास में भी है, दिमाग में बैठा देंगे हम कि मैथ लड़कियों पे नहीं आता तो नहीं आता, तो लड़कियां मैथ लेंगी ही नहीं और उनमें अपनी पूरी कोशिश करके पढ़ाई करेंगी ही नहीं। तो ये कहते हैं इस तरह की बातें हमें अपने लड़कियों के दिमाग में नहीं बैठानी चाहिए, लड़के और लड़कियों को बराबर मानना चाहिए। ये हमारे समाजीकरण सिद्धांतकार कहते हैं और ये हमारा समाजीकरण का सिद्धांत है। आसान सा सिद्धांत है, बुक से आप पढ़ेंगे समझ में नहीं आता, मैंने आसान शब्दों में आपको बता दिया, अब आप पेपर में से लिख पाएंगे अपने शब्दों में। अब पढ़ते हैं इसमें क्या क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार हम लिंग के आधार पर कुछ रूढ़िवादी विचारधाराएं बना लेते हैं और उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से लड़कियों के मस्तिष्क में स्थापित कर देते हैं। जैसे ये टीचर है हमारी, मैडम साहब है, ये क्या करेगी, अगर ड्राइंग पढ़ाएगी तो लड़कियों को कहेगी, लड़कियों खड़ी हो जाओ, अच्छे अच्छे से ड्राइंग बनाकर दिखाओ, लड़कों तुम गधे हो, तुम पे ड्राइंग नहीं आती। इसका मतलब क्या है, लड़कियों के दिमाग में ये बात बैठ गई, हम तो ड्राइंग में अच्छे हैं, हम तो ड्राइंग में आगे बढ़ेंगे। मैथ का टीचर आता है, लड़कों तुम सवाल करो, लड़कियों पे तो होगा ही नहीं क्योंकि ये गणित है। तो लड़कियों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि गणित हम पे नहीं होगा, ड्राइंग हम पे होगी। तो ज़्यादातर लड़कियां ड्राइंग आर्ट्स लेंगी, मैथ में नहीं लेंगी, क्योंकि ये बात उनके दिमाग में बैठा दी गई है। तो ये सिद्धांत यही कह रहा है, हम कुछ रूढ़िवादी विचारधाराएं बना लेते हैं, लड़कियां इसमें अच्छी होती है, लड़कियां इसमें खराब होती है, और उन विचारधाराओं को हम लड़कियों के मस्तिष्क में स्थापित कर देते हैं। इस तरह की विचारधारा ही लड़कियों के विकास में बाधा पहुंचाती है। उदाहरण के लिए, लड़कियां पुरुषवादी विषयों जैसे गणित विज्ञान में खराब प्रदर्शन करती हैं, लड़कियों को ये विषय नहीं पढ़ने चाहिए, ऐसी ऐसी बातें हम लड़कियों को बताते हैं। यही हमारा होता है कि हम लड़कियों के दिमाग में ऐसी ऐसी रूढ़िवादी विचारधाराएं डाल रही हैं। तो ये उसका एक उदाहरण है। उदाहरण ये है कि लड़कियां गणित और विज्ञान वगैरह विषयों में अच्छी नहीं होती। समाजीकरण सिद्धांतकार मानते हैं कि लड़कियां भी लड़कों के समान शैक्षिक स्तर प्राप्त कर सकती है। अब देखो, दिमाग किसी में अलग थलग नहीं है कि लड़कियों में दिमाग ज़्यादा है, लड़के माशाल्लाह मोस्ट इंटेलिजेंट लड़के, ऐसा नहीं होता। दोनों अपनी जगह ठीक है, हमें बराबर मानना है, लड़कियां भी इंटेलिजेंट है, लड़के भी इंटेलिजेंट है, लड़कियों को हम अवसर देंगे वे भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने उन्हें अवसर नहीं दिया, उनके दिमाग में बैठा के रखी है बात, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो वे नहीं बढ़ पा रही हैं। उन्हें भी लड़कों के समान अवसर दो तो वे लड़कों के समान अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। यदि अध्यापक तथा अभिभावक मम्मी पापा मतलब उन्हें इस बात को मानने के लिए राजी न करें कि वे कठिन विषयों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगी, अध्यापक व अभिभावक को लड़कियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया नहीं रखना चाहिए और उनके मन में कठिन विषयों का हुआ नहीं बनाना चाहिए। वही बात है, जो हमारे अभिभावक वगैरह टीचर वगैरह हैं, कठिन विषयों का लड़कियों के मन में हुआ नहीं बनाना चाहिए और उन्हें इस बात को नहीं मनाना चाहिए कि वे कठिन विषयों में अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे। यदि अभिभावक तथा शिक्षक स्वयं इस बात को मानेंगे कि लड़कियां भी लड़कों की तरह ही होती हैं तथा उन्हीं की तरह शैक्षिक निष्पत्ति मतलब परफॉर्मेंस प्राप्त करती हैं, तब इस स्थिति में लड़कियों के साथ बिल्कुल वे लड़कों के जैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर हम ये मानेंगे कि दोनों बराबर है, तब हम दोनों के साथ समान व्यवहार करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, लड़कियां भी विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगी क्योंकि किसी ने उन्हें गलत बात नहीं बताई है। इस प्रकार समाजीकरण सिद्धांतकार लड़कियों तथा लड़कों के अलग होने को समस्या मानते हैं। हम सोचते हैं कि लड़कियां कुछ क्षेत्रों में अच्छी होती है और कुछ क्षेत्रों में खराब, इससे उनके मस्तिष्क में नकारात्मक संदेश जाता है तथा वे अपनी योग्यता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाती। अतः लड़कियों की सफलता की राह में जो बाधाएं हैं उन्हें हटाने के लिए आवश्यक है कि हमें जेंडर निरपेक्ष या पक्षपात रहित, मतलब दोनों को बिल्कुल समान मानना है, किसी का पक्षपात वगैरह नहीं करना है, जेंडर निरपेक्ष शिक्षा देनी चाहिए। इससे क्या होगा, उनके रास्ते की जो बाधाएं हैं वे हट जाएंगी और वे लड़कियां, जो हम साइकोलॉजिकली उनके दिमाग में ये बात डालते हैं कि तुम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे, वो बात उनके दिमाग में नहीं होगी और वे पूरी अपनी मेहनत से प्रयास करेंगे, सवाल वगैरह रटेंगी, सवाल वगैरह अच्छे से समझेंगी तो अच्छे नंबर में लेकर आएंगी। इसके साथ ही
बालकों में समाजीकरण को बढ़ाने के लिए कुछ क्षतिपूर्ति कार्यक्रम भी किए जाने चाहिए, जैसे महिला रोल मॉडल को कक्षा में आमंत्रित करना, लड़कियों के लिए विज्ञान व गणित की कार्यशाला आयोजित करना। अब ये तो हमें करना ही है कि उनके दिमाग में गलत बात नहीं बैठानी है, उसके साथ हमें जो लड़कियां अच्छे परफॉर्मेंस कर रही हैं उन्हें भी कक्षा में बुलाना चाहिए, जिससे ये बात लड़कियों के मस्तिष्क में जाए कि लड़कियां भी अच्छी परफॉर्मेंस इन विषयों में करती हैं। इस प्रकार समाजीकरण सिद्धांत के अनुसार यदि हमें लड़कियों को आगे बढ़ाना है तो अध्यापक, अभिभावक और प्रशासकों को लड़कियों के साथ लड़कों के समान व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए और न ही भेदभाव संबंधी तथ्य उन्हें बताए जाने चाहिए कि आप ये हैं, आप वो हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे लड़कियां भी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगी शिक्षा में। तो ये हमारा पहला सिद्धांत था, आसान सा था, ये होप आप समझ पाए होंगे। अब दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट सिद्धांत है हमारा जेंडर अंतर सिद्धांत। पहले सिद्धांत से बिल्कुल ऑपोजिट है। यह सिद्धांत कुछ हद तक अच्छा भी है। अजीब सा सिद्धांत लगेगा आपको ये, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात ये बैठाएगा कि ये बात सही है जो ये सिद्धांत कह रहा है। हम क्यों पीछे पड़ रहे हैं लड़कियों के कि आप लड़कों के बराबर हो, मुझे ये बताओ। जेंडर अंतर सिद्धांत मतलब जो जेंडर है वो अलग अलग है। लिंग विभेद संबंध सिद्धांत मतलब जो दो लिंग है वे दोनों अलग अलग है, दोनों में विभेद है, दोनों समान नहीं है। यह सिद्धांत ये कहता है भाई जब भगवान ने लड़कियों को अलग बनाया है लड़कों से, तो हम क्यों तुले हुए हैं ये कहने के लिए कि तुम भी लड़कों के बराबर हो। नहीं हो भाई, तुम लड़कों से अलग हो, लड़के भाई तुम अलग हो। कोई सा ऊपर कोई सा नीचे नहीं है, दोनों अलग अलग हो, दोनों अपने अपने क्षेत्र में अच्छे रहो। जैसे कि भगवान की अगर हम बात करें तो भगवान ने लड़कियों की दाढ़ी वगैरह में कम बाल दिए, लड़कों के भर भर के दिए हैं। पूरे जंगल खड़ा किया हुआ है। लड़कों की आवाज़ भारी है, लड़कियों की आवाज़ पतली है। लड़कियां प्रेग्नेंट हो सकती हैं, लड़के प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। लड़कों का शरीर थोड़ा सा मजबूत है, लड़कियों का शरीर हल्का सा ताकत में कम होता है, लड़कों की तुलना में हल्का सा लड़कों का भारी होता है। तो जब भगवान ने हमें अलग अलग बनाया तो हम क्यों दोनों को सिमिलर चीज़ें मानकर चले। यह सिद्धांत ये कहता है हमें ये देखना चाहिए कि लड़कियां किन क्षेत्रों में अच्छी हैं। जिन क्षेत्रों में लड़कियां अच्छी हैं हमें उन्हीं क्षेत्रों में उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, इसके बजाय कि हमें उन क्षेत्रों में आगे बढ़ाएं हम उन्हें जिन क्षेत्रों में अच्छी नहीं है। मतलब अगर हम अपने स्कूल में देखते हैं लड़कियां मैथ में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही, क्यों हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा टीचर वगैरह लगाते हैं, अपने ज़्यादा शिक्षण विधियों का यूज करते हैं और उन्हें मैथ में आगे लेकर जाते हैं। हम देख रहे हैं कि लड़कियां आर्ट में अच्छी हैं तो आर्ट में उन्हें आगे बढ़ाओ, लड़के मैथ में अच्छे हैं तो लड़कों को मैथ में आगे बढ़ाओ। मतलब हम जेंडर के अकॉर्डिंग उनकी योग्यताओं को समझे, किस जेंडर की क्या योग्यताएं हैं। अब जिस जेंडर की जो योग्यताएं हैं उस योग्यता में उस जेंडर को आगे बढ़ाओ। जो लड़कियां होती हैं उनकी जो फाइन स्किल्स होती हैं उंगलियों वगैरह से काम करने की, वो अच्छी होती है। जैसे कि जो उंगलियों में नर्व वगैरह होती हैं, लड़कियों के उन नर्व पे कंट्रोल लड़कियों का ज़्यादा होता है। इसी वजह से लड़कियों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है, क्योंकि ऐसे ही लिखना होता है उन्हें। इसके अलावा जो ये बारीक काम होते हैं लड़कियां उनमें अच्छी होती है। तो लड़कियों को ऐसे काम दो, ऐसे काम की उनकी ट्रेनिंग दो, तो वे ज़्यादा सफल हो पाएंगे अपने जीवन में। लड़के अगर बड़ी मोटर स्किल जो है हमारी बड़ी मसल है उसमें अच्छे होते हैं भारी काम करने में, तो लड़कों को भारी काम दो। लड़कों को क्यों तुम भारी काम सिखा रहे हो। तो ये सिद्धांत ये कहता है दोनों को एक जैसा करने के बजाय दोनों की योग्यताओं को समझो, और जिसमें जो योग्यता है उस बंदे को, उस लिंग को उस योग्यता में आगे बढ़ाओ। ये कहता है ये सिद्धांत। तब समाजीकरण सिद्धांत का जो हमारा समाजीकरण सिद्धांत का मतलब जो पिछला सिद्धांत हमने पढ़ा था, वे क्या कहते थे इससे पहला सिद्धांत कि लड़के लड़कियां बराबर है, बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है। अगर हम अंतर करेंगे तो लड़कियां पिछड़ जाएंगी, वो कहता था समाजीकरण सिद्धांत। तो समाजीकरण सिद्धांत क्या कहता है कि लड़के लड़कियों में अंतर है, वही हमारी समस्या है, हमें उस अंतर को खत्म करना है, दोनों को बराबर मानना है। लेकिन जेंडर अंतर सिद्धांत ये वाला जेंडर डिफरेंस थियरी ये क्या कहता है कि जेंडर अंतर सिद्धांतकार विश्वास करते हैं कि स्त्रीत्व के गुणों को पहचाना जाना चाहिए। लड़कियों में नारियों में कौन कौन से गुण होते हैं सबसे पहले तो उन्हें पहचानो, फिर उन्हें ही महत्व प्रदान करना चाहिए हमें। लड़कियों को लड़कों की तरह समाजीकरण करने के बजाय लड़कियों से संबंधित गुणों के विकास पर लिंग अंतर सिद्धांतकार जोर देते हैं। कितनी अच्छी बात लिखी है यहाँ पर। लड़कियों का विकास हम लड़कों की तरह क्यों करना चाह रहे हैं जब लड़कियां लड़कों से अलग होती हैं। लड़कियों को लड़कों की तरह बनाने के बजाय लड़कियों के गुणों को ही समझो और उन गुणों का उसी क्षेत्र में विकास करो, तो लड़कियां आगे बढ़ेंगी। में देखते हैं कि लड़कियों की शिक्षा से संबंधित अधिकांश समस्याएं
अधिकतर स्कूल की संस्कृति तथा स्त्रीत्व की संस्कृति के मध्य असामंजस्य होने से होती है। लड़कियों से संबंधित मूल्यों को सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ी प्रवृत्तियों जैसे तार्किकता, प्रतिस्पर्धा, विजय, उपभोक्ता आदि के द्वारा ठोस पहुंचाई जाती है। तो ये क्या कहते हैं, लड़कियों की जो नेचर होता है, स्कूल का जो नेचर है, वातावरण है, उनमें समानता नहीं है हमारे में। जो लड़कियों का जो नेचर है उसे में चीज़ें जो तार्किकता, प्रतिस्पर्धा, ये सब चीज़ें हैं, ये ठेस पहुंचा रही हैं लड़कियों के अपने नेचर को। क्योंकि ये सिद्धांतकार मानते हैं कि लड़कियों से संबंधित ज्ञान उनकी स्वास्थ्य तथा मानसिक कुशलता के लिए बहुत जरूरी है तथा इनके अनुसार स्कूल एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर लड़कियाँ अपने तरीके से दुनिया को जान सकें। तो ये क्या कहते हैं कि स्कूल एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर लड़कियाँ खुद के अनुसार, मतलब जो उनका तरीका है, जो उनमें गुण है, उसके अनुसार में दुनिया को समझे, उसके अनुसार में रहे। न कि लड़के जैसे रहते हैं लड़कों वाली चीज़ें भी हमें सीखनी है, ऐसे नहीं। उनका तर्क है कि लड़कियों को जेंडर निरपेक्ष नहीं बल्कि जेंडर संवेदी शिक्षा देने की आवश्यकता है। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, देखो यहाँ पर। जेंडर निरपेक्ष शिक्षा तो वो होती है जो समान शिक्षा है, हर सब्जेक्ट हर बच्चे को पढ़ना है, लड़का हो या लड़की हो। जेंडर संवेदी शिक्षा वो होती है जेंडर सेंसिटिव, मतलब जेंडर को देखकर हम शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा, जेंडर निरपेक्ष नहीं शिक्षा देनी है हमें, जेंडर संवेदी शिक्षा देनी है। जिस चीज़ में लड़कियाँ अच्छी हैं तो लड़कियों को वो वाली शिक्षा दो, जिस चीज़ में लड़के अच्छे हैं लड़कों को वो वाली शिक्षा दो। क्या दिक्कत आ रही है, क्यों समान करने पर तुले हुए हो आप। सिद्धांतकारों के अनुसार महिलाओं के ज्ञान हासिल करने के तरीके पुरुषों के ज्ञान हासिल करने के तरीके से न तो निम्न होते हैं न ही उच्च होते हैं, लेकिन अलग होते हैं। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है यहाँ पर। लड़कियों का सीखने का तरीका लड़कों के सीखने के तरीके से अलग है, न तो उनसे अच्छा है न उनसे कम है, बस अलग है। लड़के अलग, लड़कियां अलग है। अक्सर स्त्री तथा पुरुष समान निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाते हैं। इन अलग अलग अधिगम के तरीकों को कक्षा में शामिल करना चाहिए। कैरोल गिलिंगन ने क्या कहा है, उन्होंने एक दृष्टिकोण दिया, अपनी कुछ स्पष्टीकरण दिया कैरोल गिलिंगन ने इस तथ्य के बारे में कि लड़के और लड़कियां अलग होती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि स्त्री व पुरुष जिस प्रक्रिया से होकर वयस्कता मतलब बड़े होते हैं, इन्होंने क्या कहा, लड़के और लड़की जिस प्रक्रिया से होकर बड़े होते हैं वो अलग अलग होती है। लड़के वयस्कता की तरफ बढ़ते हुए अपनी माँ से विभिन्नता की दिशा में विकसित होते हैं। जैसी जैसी क्रियाएं माँ कर रही है लड़के वैसी क्रिया नहीं करते। मम्मी बोलती है बेटा इस काम को कर ले, लड़के नहीं करते, लड़के भाग जाते हैं, खेलने चले जाएंगे गधे, उस काम को नहीं करेंगे बिल्कुल भी। समझ रही हो, मम्मी जो काम कर रही है लड़के उल्टा करते हैं। उनका विकास का ये तरीका है, लड़के मम्मी के कहना नहीं मानते, ज़्यादा उल्टा भाग जाते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि लड़के जिस तरह से बड़े होते हैं वो अपनी माता से विभिन्नता दर्शाते हैं अलग दिशा में, जबकि लड़कियां अपनी पहचान माँ के संदर्भ में देखती हैं, वे माता के साथ रहती हैं। लड़कियां माता का कहना ज़्यादा मानती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि दुनिया के साथ लड़के और लड़कियों का जुड़ने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। लड़कियों का तरीका तो मनोगत, भावात्मक और संबंध परक होता है, जबकि लड़कों का दुनिया के साथ जुड़ने का तरीका तार्किक, वस्तुपरक या भौतिक होता है। अब देखो, अगर कोई छोटी बच्ची है, मानो छोटी बच्ची की बात करते हैं, अगर हम उसे ये बताएं कि एक भूत आया, वो उड़ा कर ले गया एक बच्ची को और उसने ऊपर से फेंक दिया नीचे, दूसरे पेड़, उस एक पेड़ ने बच्ची गिरती हुई देखी, उस पेड़ ने उस बच्ची को पकड़ लिया, ऐसी ऐसी चीज़ हम लड़कियों को कहें तो वे मान लेती हैं, क्योंकि ये इमोशनल है। एक बच्चा है बेचारा के चोट लग रही है, किसी ने बचा लिया, क्यों? क्योंकि लड़कियां भावात्मक होती हैं, वे संबंध देखती है अपने दूसरों के साथ। लड़के कैसे होते हैं, लॉजिकल होते हैं, तार्किक होते हैं। लड़के कहेंगे भाई ऐसा कैसे हो जाएगा कि पेड़ मुड़ के उसे बच्चे को पकड़ लेगा, हवा में फेंक रहा है। तो मतलब लड़के और लड़कियों का विकास का तरीका अलग होता है, इन्होंने ये कहा। इस वजह से लड़कियां अलग, लड़के अलग, क्यों दोनों को समान कर रहे हो तुम? इसीलिए लड़के और लड़कियों के निर्णय लेने के तरीकों में भी फर्क होता है। लड़के लॉजिकल बातें देखते हैं, लड़के इमोशनल बातें देखती हैं। महिलाएं जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, सही गलत के तरीके पर पहुंचने के लिए तार्किक कारणों से उतना प्रभावित नहीं होती जितना वे प्यार, सहानुभूति, चिंता और संवेदनशीलता से प्रभावित होती है। दूसरी तरफ जो पुरुष होते हैं वे निर्णय लेते हैं तो तार्किक चीज़ों पर आधारित होता है उनका, कि समाज में क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तर्क वितर्क करते हैं पुरुष। इस प्रकार स्त्री तथा पुरुषों की प्रकृति और विकास अलग अलग होता है, इसलिए हमें विविध अनुभवों का पालन करना चाहिए, न ही सभी को एक दृष्टि से देखना चाहिए। समझ पाए आप? लड़का अलग, लड़की अलग, दोनों का पढ़ने का सीखने का तरीका अलग। तो एक स्कूल में
हर तरीके को रखो, जैसा जिसकी मर्जी वो उस दिशा में चलेगा, दोनों को एक मत करो बिल्कुल। दो ये सिद्धांत है, इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, दोनों आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। अब तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं, जो कि हमारा संरचनावादी सिद्धांत है। ये भी मतलब इंपॉर्टेंट तो ये चारों हैं, ये दो हल्का सा पढ़ लेना आप, दोनों सिमिलर से ही है, ये इतने डिफरेंस नहीं है दोनों में। अब देखो संरचनावादी सिद्धांत क्या कहता है। संरचनावादी सिद्धांत ये कहता है समाज की एक संरचना होती है, मतलब समाज में हमारे वो अपनी कुछ संस्थाएं होती हैं, समाज की निश्चित संस्थाएं, जैसे हमारा घर, स्कूल, परिवार, हमारा जो इसके अलावा धर्म, कानून, समुदाय, सरकार हमारी, तो ये समाज की संस्थाएं होती हैं। ये संस्थाएं क्या करती हैं, लिंग का निर्धारण करती है, भाई तू लड़की तू लड़का, और उनके काम निर्धारित करती है, तुझे ये काम करने हैं, तुझे ये काम करने हैं, और उन्हें का ही पालन करते रहते हैं। मतलब क्या हुआ, समाज लड़के और लड़कियों के लिंग का निर्धारण करता है और उनको निश्चित भूमिका निभाने के लिए कहता है, और उन भूमिकाओं को वे लिंग निभाते रहते हैं। उन भूमिकाओं में क्या होता है, कभी कभी एक लिंग को दिक्कत होती है, लेकिन समाज उसमें परिवर्तन नहीं करता। तो ये संरचनावादी सिद्धांत क्या कहता है, शिक्षा वगैरह के द्वारा जो लैंगिक भूमिकाएं हैं उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। ये संरचनावादी सिद्धांत यही बात कहता है कि जो लिंग है वो भगवान ने नहीं, हमने बनाया है, समाज ने बनाया है। समाज की कुछ संस्थाएं आपस में मिलकर लिंग का निर्धारण कर देती है। समाज के लोग से मतलब है, संस्थाओं से मतलब यहाँ पर, क्योंकि जो समाज की संस्थाएं में लोगों के द्वारा तो चलाई जा रही हैं, तो समाज के लोग आपस में मिलकर लिंग का निर्धारण कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही चलते रहते हैं, उन बातों को ही सत्य मानते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं कि एक लिंग का पतन हो रहा है हमारे उन नियम कानून के अकॉर्डिंग जो हमने बना दिए हैं, तो उसमें हमें चेंज कर देना चाहिए, शिक्षा वगैरह बदलनी चाहिए, अपनी चेंज करना चाहिए, क्योंकि उसमें चेंज कर सकते हैं, वो हमने ही बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया है, हमने बनाया है। हम उन भूमिकाओं में चेंज कर सकते हैं, हमें परिवर्तन वगैरह लाना चाहिए, जागरूक वगैरह लोगों को करना चाहिए। ये बात कहता है हमारा संरचनावादी सिद्धांत, इतना ही कहता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। शिक्षा की समस्याओं को सुलझाने के दृष्टिकोण से इन चारों सिद्धांतों की प्रभावपूर्ण स्थिति देखने को मिलती है। अब देखो हल्का सा हम इंट्रोडक्शन सा दे रहे हैं संरचनावादी सिद्धांत का, कि ये जो चार सिद्धांत हैं ये चार ही शिक्षा की समस्या, लैंगिक जो शिक्षा की समस्याएं हैं उसको उनके समाधान में अपना सहयोग करते हैं। सभी सिद्धांत अपने मूल्यों के आधार पर शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की संरचना करते हैं तथा इसके आधार पर जेंडर असमानताओं को दूर करने का सुझाव देते हैं। जहां तक एक तरफ समाजीकरण सिद्धांत व जेंडर अंतर सिद्धांत उदारवादी पंथ माने जाते हैं, वहीं संरचनावाद तथा विखंडन सिद्धांत आधुनिक रुझान की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं। संरचनावादी एवं विखंडन सिद्धांत एक दूसरे से मिले जुले हैं। तो ये तीसरा सिद्धांत है और जो चौथा सिद्धांत है वे दोनों सिमिलर से ही है। इनमें जब भी शिक्षा के संरचनावादी दृष्टिकोण की बात करते हैं तब हम पाते हैं कि संरचनावादी मुख्यतः स्थायी सत्ताओं की व्यवस्था को अधिक मूल्य प्रदान करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो संरचनावादी लोग हैं वे जो समाज की स्थायी सत्ता है, हमारा घर परिवार सरकारी स्थायी सत्ता है समाज की, इन पर बात करते हैं कि समाज की स्थायी सत्ताएं हैं उनके कारण हमारा लिंग वगैरह जो भी समस्या हो रही है उनकी वजह से हो रही है। जबकि विखंडनवादी लगातार परिवर्तन पर बल देते हैं। ये अगले सिद्धांत में हम पढ़ लेंगे। विखंडनवादी क्या कहते हैं, चेंज करते रहो सब कुछ। संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार समाज की कुछ मूल संस्थाएं होती हैं जो जेंडर का निर्धारण करती हैं और जेंडर को बनाए रखती हैं। अतः लिंग का संरचनात्मक सिद्धांत एक सामाजिक सिद्धांत है जो लिंग को सामाजिक संरचना और संस्थाओं के उत्पाद के रूप में समझाता है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है। यह सिद्धांत क्या कहता है, समाज की कुछ मूल संस्थाएं होती हैं जो लिंग का निर्धारण करती है। मतलब क्या हुआ, जो लिंग है वो समाज की संस्थाओं का उत्पाद है, भगवान ने नहीं बनाया, समाज ने ही बनाया है। ये कहता है हमारा ये संरचनावादी सिद्धांत है। इसके अनुसार समाज को बनाने वाली या लिंग निर्धारण, समाज की जो लिंग निर्धारण की संस्थाएं में ये हैं, यहाँ पर लिंग लिख लेना। इसके अनुसार लिंग का निर्धारण करने वाली जो संस्थाएं में ये हैं, विद्यालय, सरकार, धर्म, कानून, समुदाय आदि। ये संस्थाएं स्थायी होती हैं, इनमें आपस में संबंध होता है जो लिंग की भूमिकाओं को निर्धारित करते हैं। अतः यह सिद्धांत तर्क देता है कि लिंग केवल एक व्यक्तिगत विशेषता नहीं है, बल्कि ये सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं और शक्ति द्वारा, गतिशीलता द्वारा आकार लेता है। तो इसमें क्या कहा गया ये, तो ये लिंग है व्यक्तिगत नहीं है कि पर्सनल मैं हूँ, मैं ही सब कुछ नहीं, समाज ने बनाया लिंग। जो जेंडर है, सामाजिक जो सांस्कृतिक हमारी विशेषता वगैरह है उनके द्वारा ये आकार लेता है हमारा लिंग। संरचनात्मक सिद्धांतकार समान रूप से इस बात को सामने रखते हैं कि सैन्य क्षेत्रों में इतिहास
में, साहित्य में, कला व विज्ञान में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। अब जो लैंगिक भूमिका समाज देता है उसमें कभी कभी क्या होता है, एक लिंग का थोड़ा सा पतन होने लगता है, उसके अधिकार उससे छीन लिए जाते हैं। जैसे ये सिद्धांतकार बोलते हैं कि लड़कियों को इन क्षेत्रों में इतिहास में बहुत ही कम भाग दिया गया है, उनकी प्रभावशीलता इन क्षेत्रों में नहीं रही, उनको शिक्षा के अवसर और नेतृत्व के पदों से दूर रखा गया। लड़कियों को संरचनावादी नजरिए में पहले दमन को समझना पड़ता है और इसे बदलने की कोशिश की जाती है। संरचनावादी सामाजिक समूहों के दमन को खुलकर सामने रखते हैं और ये भी स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार दमन ने उन लोगों को फायदा पहुंचाया जो पहले से सत्ता में थे। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक ढांचे में सुधार की आवश्यकता है, इससे स्त्रियों की दशा में स्वयं ही सुधार आ जाएगा। इन्हें दमन से बचाना है तथा विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका प्रदान करनी है। तो ये बात आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि कभी कभी हमारा जो लिंग होता है उसका दमन होने लगता है। ये सिद्धांतकार कहते हैं कि लड़कियों के इन क्षेत्रों में दमन हुआ है, जिससे क्या हुआ है, जो दूसरा लिंग है उसको फायदा हुआ है, पुरुषों को फायदा हुआ है क्योंकि उनका प्रभुत्व बढ़ गया। तो जो ये हमारा ढांचा बन गया है, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है, इस ढांचे में सुधार की आवश्यकता होती है और ये सुधार हम कर सकते हैं क्योंकि ये समाज के द्वारा ही बनाया गया और गतिशील है ये, और ये सुधार हम कर सकते हैं। ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं। लास्ट सिद्धांत हमारा विखंडन सिद्धांत, डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी। अब देखो, डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी मतलब तोड़ना, डीकंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है तोड़ना, विखंडन का मतलब तोड़ना। अब ये सिद्धांत क्या कहते हैं, सेम बात कहते हैं जो हमारे पिछले सिद्धांत में हमने पढ़ी थी कि जो ये हमारा लिंग है ये समाज वगैरह बनाता है, समाज के लोग होते हैं वे आपस में मिलकर लिंग का निर्धारण कर लेते हैं, उनकी भूमिकाएं उन्हें दे देते हैं। लेकिन इससे क्या हो रहा है, एक लिंग को नुकसान पहुंच रहा है, तब हमें सब कुछ तोड़ देना चाहिए। जो भी हमारा संस्थाएं हैं, जो भी हमारे मतलब नियम कानून बने हुए हैं, जो भी चीज लिंग के आधार पर जो भेदभाव ये पैदा कर रही है, उन सबको तोड़ देना चाहिए। हम लड़कों को लड़के कहते हैं, लड़कियों को लड़कियां कहते हैं, तो उससे हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई है, लड़के मतलब अच्छे, लड़कियां मतलब खराब। तो हमें इन शब्दों को भी, इस विचारधारा को भी तोड़ देना चाहिए। लड़कों को तो हम कुछ और लड़कों को अब लड़के नहीं कहेंगे, हम लड़कों को तो हम कहेंगे खिलीपी, कुछ भी कह देंगे। लड़कियों को हम कह देंगे पिलीपी। तो हमारे खिलीपी ये कर रहे हैं, हमारी पिलीपी वो कर रही हैं। इससे क्या होगा, जो हमारी प्राचीन समय से जो विचारधारा लड़के और लड़कियों के बारे में चल रही है वो टूट जाएगी, नवीन विचारधारा का जन्म होगा। ये जो हमारी संस्थाएं हैं उन सबको तोड़ने फोड़ने की बात करते हैं। जो शब्द चले आ रहे हैं उन शब्दों को बदल दो, या तो आपस में बदल दो। आजकल अब से हम जो मेल है उन्हें लड़की कहेंगे, जो फीमेल है उन्हें लड़का कहेंगे। इससे क्या होगा, शब्द चेंज हो गए। तो जो हमारी विचारधारा प्राचीन टाइम से चल रही थी वो बदल गई, वो टूट गई। जो रूढ़िवादी विचारधारा हमारे लड़कियों के साथ भेदभाव कर रहे थे वे टूट गए। तो ये सब बातें ये कहते हैं, थोड़ा सा उग्रवाद टाइप से की विचारधारा इनकी लगती है हमें। तो मतलब इस तरह की बातें ये कहते हैं, जो भी हमारी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन, विचारधारा जो भी चल रहे हैं उन सबको तोड़ दो, उन सब शब्दों को तोड़ दो, उन सब भाषाओं को तोड़ दो, नवीन भाषाएं, नवीन विचारधारा, नवीन संस्थाओं वगैरह की स्थापना करो, ये सब कहते हैं। समाजवादी क्या कहते हैं कि जो चीज़ें चल रही है उनमें परिवर्तन होना चाहिए, शिक्षा वगैरह की व्यवस्था करो, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन हो सकता है क्योंकि हम वे गतिशील हैं, हमारे द्वारा निर्मित है और हम उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये समाजवादी कहते हैं। विखंडनवादी क्या कहते हैं, तोड़ फोड़ दो सबको, जो भी आज ही तोड़ दो सबको, आज ही तोड़ देंगे, नवीन विचारधारा बनेगी, वो अच्छी बनेगी। लिंग विखंडन सिद्धांत समाज में फैली इस विचारधारा का खंडन करने का प्रयास करता है कि लिंग अलग अलग होते हैं, उनकी भूमिकाएं अलग अलग होती हैं, मतलब लिंग में जो भेदभाव होता है इसका विखंडन करता है ये। लिंग और शिक्षा का विखंडन सिद्धांत इस तथ्य पर केंद्रित है कि महिलाओं को समाज में तर्कसंगत लिंग नहीं माना जाता, साथ ही उन्हें पुरुषों की तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी नहीं मिलती। अब ये कहता है कि लड़के लड़कियां अलग अलग है, समाज में ये बात फैली हुई है जो कि गलत है। समाज में हम लड़कियों को कम मान रहे हैं, लड़कियों को ऊपर मान रहे हैं, जो कि गलत है, होना नहीं चाहिए, ये बात कह रहा है विखंडन सिद्धांत। अतः लिंग पर विखंडनकारी सिद्धांत एक लिंग का विखंडनकारी सिद्धांत एक सैद्धांतिक ढांचा है जिसका उद्देश्य लिंग की द्विआधारी समझ पर सवाल उठाना है और उसे चुनौती देना है। हम सोचते हैं लिंग दो है, द्विआधारी जो सोच है हमारी उस पर सवाल उठाते हैं, उसे चुनौती देती हैं। जो ये मानता है कि केवल दो अलग और निश्चित लिंग की श्रेणी है, पुरुष और महिला। तो हम लोग अपना दिमाग में ये बात बैठा चुके हैं, हमारी द्विधारी सोच हो चुकी है लिंग की, कि दो लिंग होते हैं, पुरुष और महिला, पुरुष अच्छे, महिला खराब, पुरुषों के अधिकार ज़्यादा, महिलाओं के अधिकार कम। ये बात हमारे दिमाग में बैठ चुकी है पुरुष और महिलाओं के बारे में। इस प्रकार यह सिद्धांत लिंग से जुड़ी हुई पारंपरिक धारणाओं और अर्थों को खंडित करने का प्रयास करता है और उन्हें चुनौती देता है।
जिसमें लिंग को पहचान देने वाली सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचनाएं भी शामिल होती हैं। लिंग पर विखंडनकारी सिद्धांत उत्तर आधुनिकतावाद में निहित है। अब देखो इसने क्या कहा है, जो हमारे पुरुष और महिला वाली जो सोच बन गई है, भेदभाव वाली, सब इसमें ये क्या है, ये जो समाज, हमारी जो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ये जितनी भी संरचनाएं हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, उसको विखंडन करना है, हमें उसको तोड़ना है। पारंपरिक धारणाओं और अर्थों को खंडित करने का प्रयास करता है जो हमारी पारंपरिक बन गई है। लिंग को पहचान दे रही है, उन चीज़ों को भी तोड़ दो। अभी जो शब्द है पुरुष, ये भी तो लिंग को पहचान दे रहा है। महिला लिंग को पहचान दे रही है, तो इन्हें भी तोड़ दो, कुछ और बोलो। लड़कों को गुचड़ू कहो, लड़कियों को मुचड़ू कहो, कुछ भी कहो, आपकी मर्जी है। या तो लड़कों को लड़की कह दो और लड़कियों को पुरुष कह दो, आपकी मर्जी है। तोड़ फोड़ दो, बदल दो इसे। विखंडनकारी इन लैंगिक वर्गों को संदेह के साथ देखते हैं तथा इन पर परिवर्तन पर बल देते हैं। ये जो लैंगिक वर्ग हैं, ये वाला, ये कहते हैं इन्हें बदल दो। इनके आधार पर जेंडर शब्द किसी एक वास्तविक वस्तु के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जेंडर मतलब जो पुरुष महिला वाले जो ये शब्द हैं, ये तो एक शब्द है, भाषा के शब्द हैं। अब इन्हें हम किसी एक निश्चित के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? जैसे पुरुष हमने लड़कों के साथ जोड़ दिया, महिला हमने लड़कियों के साथ जोड़ दी, क्यों जोड़े? नहीं जोड़ेंगे हम तो। इनका मानना है ये कि जो शब्द है वो किसी एक वास्तविक वस्तु, हम वास्तविक है ना, हमारे साथ नहीं जोड़ना चाहिए, उससे हमें भ्रमित नहीं करना चाहिए। फ्रांसीसी दार्शनिक जैक्स डेरिडा ने क्या कहा है कि भाषा स्थिर नहीं है, बल्कि यह संकेतों और प्रतीकों के द्वारा निरंतर बदल रही है और विकसित हो रही है। इसी प्रकार लिंग एक सामाजिक निर्माण है जो स्थिर नहीं है, बल्कि यह प्रवचन और सांस्कृतिक प्रथाओं का उत्पाद है जिसे बदला जा सकता है। ये बात तो मैंने आपको बता दी है कि दोनों सिद्धांत यही बात कहते हैं कि लिंग समाज ने बनाया और इसे बदला जा सकता है। लिंग विखंडनकारी सिद्धांत इस विचार को चुनौती देता है कि जेंडर जैविक लिंग द्वारा निर्धारित होता है। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जो जैविक, जो सेक्स है वो अलग है, जेंडर अलग है। सेक्स के आधार पर हम जेंडर का निर्धारण नहीं कर सकते, और इसके बजाय ये सुझाव देते हैं कि जो लिंग है वो एक सामाजिक तथ्य है, सामाजिक भूमिका होती है लिंग में, जो सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा के द्वारा निर्मित होता है। यह सिद्धांत तर्क देता है कि जेंडर एक प्राकृतिक जन्मजात श्रेणी नहीं है, बल्कि एक सामाजिक रचना है जिसे सामाजिक प्रथाओं, मापदंडों और शक्ति के द्वारा गतिशीलता प्राप्त होती है और उसे बनाए रखा जाता है। इसको परिवर्तित किया जा सकता है। हालांकि हम इसको प्राकृतिक मानकर देखने के आदी हो चुके हैं और हमें समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है, कि बल्कि हम इसे बदल सकते हैं। अतः विखंडनकारी नारीवाद के अनुसार लिंग समाज द्वारा निर्मित वर्ग है तथा समाज ही इसे बनाए रखने में मदद करता है। विखंडन नारीवाद पूर्व में निर्मित सभी सत्ता संबंधों को भंग करने की सिफारिश करते हैं। जो हमने पहले ही जो सत्ता वगैरह बना ली है, पुरुषों की सत्ता, महिलाओं की सत्ता, ये शब्द वगैरह, ये सब तोड़ दो, ये इनको सबको भंग करना है हमें। वह इस प्रकार की प्रचलित सभी धारणाओं जैसे लैंगिक, जेंडर, नस्ल, वर्ग, व्यवधान उत्पन्न करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। मतलब ये जो सब है इन सबको तोड़ दो। जैसे इनके लिए जो पहले से हमने ज्ञान बनाया है, उस ज्ञान को भी बदल दो। उसके लिए हम इन्हें नया नाम दे सकते हैं, लड़कों को कुछ और कहेंगे, लड़कियों को कुछ और कहेंगे, जिससे वे अपरिचित श्रेणी के हो जाएंगे। वस्तु को क्रम उल्टा कर सकते हैं, लड़कियों को आपस में बदल देंगे। सम्मानित विमर्शों को में चौंका देने वाले रूप ला सकते हैं और दूसरे ही नजरिए से परिचय का पुनः पाठ कर सकते हैं। मतलब जो भी हम उसमें चेंज कर दें जिससे लोगों का नजरिया बदल जाए, या पुराने शब्दों के नए अर्थ गढ़ सकते हैं। इससे लिंग संबंधी नवीन तथ्य विकसित होंगे, जो पुराने तथ्य हैं उनसे सब अपरिचित हो जाएंगे और समाज में नवीन विचारधारा का जन्म होगा। इस प्रकार विखंडनकारी शैक्षिक सुधार काफी मात्रा में वैकल्पिक पाठों तथा नई विचारधाराओं पर निर्भर होते हैं। तब ये सिद्धांत होते हैं, मैंने आपको अपने शब्दों में बता दिया है। पेपर में तो, किताब में तो देखो ऐसे लिखा होता है जैसे मैंने आपको बताया। इसको मैं थोड़ा सा इजी कर दूंगा, इसको मैं नोट्स में लेके जाऊंगा, अपने जो पेड नोट्स होते हैं थोड़ा सा इजी करके लिख दूंगा वहाँ पर, क्योंकि आपको वहाँ पर इजी लैंग्वेज में पढ़ने को मिल जाएगा। तब बीएड के पेड नोट्स अवेलेबल है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तब इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर लीजिए। वहाँ पर आपको बीएड फर्स्ट ईयर के भी, सेकेंड ईयर के भी ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए हिंदी लैंग्वेज में पेड नोट्स मिल जाएंगे, वो वहीं आपके लिए काफ़ी होते हैं। तभी आज की हमारी क्लास थी। आई होप आप इस क्लास को अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।